पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा कल दूसरे चरण के मतदान के लिए भरेंगे हुंकार। 40 मिनट जनता को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ का दौरा। सीएम योगी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। राजनांदगांव में बोले, नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। 25 अप्रैल को आगरा आ सकते हैं पीएम मोदी। साजगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार में करेंगे जनसभा को संबोधित। रांची में जुटे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता उल गुलान न्याय महारैली में दिखाई ताकत। बंगाल, उड़ीसा और बिहार से भी कार्यकर्ता शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तबीयत खराब। रांची में इंडिया गठबंधन की उल गुलान रैली में नहीं हुए शामिल। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर बोला हमला। कहा, जनता से किया विश्वासघात। सिटिंग एमपी को नहीं दिया टिकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर सिरसा से है, जहां लोकसभा चुनाव के बीच सिरसा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा पोस्ता से भरे एक ट्रक को बरामद किया है। करीब 20 वर्ष के बाद जिला सिरसा पुलिस ने इतनी बड़ी खेप पकड़ी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विकास कुमार पुत्र वीरबल राम निवासी 2G तहसील जिला श्री गंगानगर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी। रिमांड अवधि के दौरान डोडा पोस्त, चूरा पोस्त तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नियमानुसार ट्रक की तलाशी लेने पर 117 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ 2245 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्ता बरामद हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां इलाज के दौरान 49 वर्षीय मीना देवी की मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। उसी को लेकर परिजन और ग्रामीण डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों की माने तो शुक्रवार को रेवाड़ी जिला के गाँव श्यामनगर की रहने वाली करीब 49 वर्षीय मीना देवी अपनी बेटी के साथ पथरी की दवा लेने के लिए गढ़ी बोलनी चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल गई हुई थी, जहां डॉक्टर ने महिला को ऑपरेशन की सलाह देते हुए पूछा कि क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है। महिला के हाँ करने पर डॉक्टर ने महिला को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पेट की नस कट जाने के कारण जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो गई। मरीज की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर ने परिजनों को बुलाया और महिला को रोहतक रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते रोहतक में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। काफी गुहार लगाने पर डॉक्टरों ने भर्ती तो कर लिया, मगर ऑपरेशन के लिए पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया गया। बावजूद इसके ब्लीडिंग अधिक होने के कारण आज सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों की मांग है कि इलाज में हुई लापरवाही के कारण डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अस्पताल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि मरीजों की शिकायतें होना आम बात है, ऐसे में अस्पताल कुछ नहीं कर सकता। पूरा मामला है, इन्होंने डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दिया उसमें लापरवाही बरती और थोड़े लीवर की और 2-3 जगह इन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कराया और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया उन्होंने, लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया। ये मामला ये है कि मेरा श्यामनगर गाँव है और ये मेरे ताऊ की पुत्रवधू है और इनका नाम है मीना, वाइफ ऑफ जजेसी। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आई थी अपनी लड़की को लेकर। इनकी पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देवज्योति हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर आई थी और वो यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसको ऑपरेट करा लो। इसको पित्त की थैली में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 मिनट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग
ज्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया था। अगली खबर पंजाब से है, जहां खेतों में भयानक आग की घटना सामने आई। आग लगने से 70 बीघे गेहूं जलकर राख हो गया। आपको बता दें, गांव वासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मामला श्री मुक्तसर साहिब गांव हराज का है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर छतरपुर से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव उस समय बाल बाल बच गए जब चुनाव प्रचार के लिए बनाया गया मंच टूटकर गिर गया। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कोई चोट नहीं आई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मंच से नीचे उतरने में मदद की। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 19 अप्रैल को मतदान शुरू हो गया। हालांकि अभी 6 चरणों के लिए वोटिंग होना बाकी है। देश के बड़े हिस्से से आ रही रिपोर्टों की माने तो इस बार चुनावी माहौल बिल्कुल अलग है। चुनाव प्रचार को लेकर काफी उत्साह, लोगों में उत्साह कम नजर आ रहा है और पहले जैसी रौनक भी नजर नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के बड़े हिस्से से आ रही रिपोर्टों की माने तो इस बार चुनावी माहौल बिल्कुल अलग है। चुनाव प्रचार को लेकर उत्साह काफी कम है और न ही पहले की तरह रौनक नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चुनाव सामान विक्रेता भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि 2019 की तुलना में इस साल चुनाव के सामान की बिक्री कम हो रही है। 2019 में हम लोगों ने जो किया था बिजनेस, वो लगभग जो है 50 लाख से लेकर के और 1 करोड़ के बीच का बिजनेस था। इस बार से क्या उम्मीद है? इस बार अभी हमको उम्मीद कुछ नहीं दिख रही है। हर व्यक्ति, सारे उम्मीदवार एक ही बात कह रहे हैं, 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो 25, 30, 40 लाख रुपए तक का बिजनेस कर सकते हैं। इतनी गिरावट आई है? हाँ, ये जो झंडे बैनर आदि हैं ये पार्टी के होते हैं और पार्टियों ने अपने इन कामों को सेंट्रलाइज कर लिया है। जैसे यदि मध्य प्रदेश में यदि झंडे बैनर बनने हैं तो उनके पूरे मध्य प्रदेश के लिए किसी एक स्थान पर, चाहे वो भोपाल हो, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कहाँ बन रहे हैं, या दिल्ली हो, कहीं एक जगह बड़ी क्वांटिटी में बनकर और वो उनके पार्टी कार्यालयों पर सप्लाई कर दिए जाते हैं। अब लोकल लेवल पर झंडे बनाना, बैनर बनाना, मैं नहीं समझता कि ये कार्य लोकल फॉर वोकल की कमी दिखती है। वहीं कुछ व्यापारियों की माने तो सोशल मीडिया की वजह से पोस्टर, स्टिकर, झंडे और इलेक्शन कैंपेन से जुड़े सामान की मांग में गिरावट आई है। हालांकि उनका कहना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बिना उम्मीदवार काम नहीं कर सकते, खासकर उन ग्रामीण इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क काफी कमजोर हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बहुत सीमित है। उम्मीदवार को 3-4 चीजों की तो आवश्यकता 100% होती ही है। झंडे, मफलर, टोपियां, कैप, स्टिकर, सन कैप, बैज। बावजूद इसके दुकानदार उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें भरोसा है कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार सामग्री की मांग बढ़ेगी। ग्वालियर में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले यहां 26 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक वलाबी के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बसपा प्रत्याशी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में एक है बैतूल। इस सीट पर पूरे बैतूल और हरदा जिलों के अलावा खंडवा जिले के कुछ हिस्से हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट
बीजेपी का गढ़ रही है। यहाँ पार्टी 1996 से लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी ने यहाँ से मौजूदा सांसद दुर्गा दास उइके को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम से है। यहाँ वोटरों के बड़े वर्ग के लिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। उनका कहना है कि बैतूल के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के पूरे मौके नहीं हैं। वही बेरोजगार का मुद्दा है, मेन मुद्दा। आज जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और सर मिलना चाहिए रोजगार के उनको सरकारी नौकरी में। तो मतलब बेरोजगारी का मतलब आपके जो पढ़े लिखे लोग सबसे सर मेन मुद्दा तो वही है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार जो घूम रहा है ना फालतू, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार, वो समस्या सबसे अहम समस्या है। तो स्थानीय लेवल पर रोजगार की सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई फैक्ट्री तो उद्योग भी नहीं। हाँ, उद्योग भी नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है यहाँ पर कि युवा वहाँ पे काम करेगा और जीविका यापन करे करके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो जैसे क्या है, कोई भी पार्टी जीत के आए हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चे लोग जो शिक्षित बेरोजगार जो है अपने शहर में बैतूल के अंदर, तो कोई भी अच्छी सी कंपनी खुलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। वो पढ़े लिखे होने के बाद भी कई बच्चे तो बेचारे ऑटो चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहा है। अपने बैतूल जिले के भी कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम के लिए जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री खुलना चाहिए जिससे कि अपने ही शहर के बच्चे लोग यहाँ काम करें या उनको रोजगार मिले। बेरोजगारी के बाद महंगाई यहाँ का दूसरा अहम मुद्दा है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे मतलब ऑयल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। गैस सिलेंडर के दाम एकदम से बढ़ जाते फिर घट जाते। तो मतलब वो चीज़ों को थोड़ा वो करना चाहिए सरकार ने। कुछ लोग नए संसद से बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली तो समस्या यह है कि यहाँ पे मेडिकल की बहुत समस्या है। उसके लिए हमको जरा से ही काम के लिए हम नागपुर जाना पड़ता है, और रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक खुला है बस। सांसद में ऐसा है कि भैया विकास होना चाहिए, कुछ जो चीज़ें जो पहले नहीं हो पाई है वो अब होना चाहिए, जैसे कॉलेज मेडिकल वगैरह सब चीज़ की सुविधा लाना चाहिए। तो क्या बैतूल शहर में जो विकास का काम है वो दिखे। तो अपन भी वही चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी आता है तो विकास होना चाहिए। बैतूल लोकसभा सीट के लिए पहले 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार अशोक बल्हावी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा। अब यहां तीसरे चरण में 7 मई को राज्य की 8 दूसरी सीट के साथ वोटिंग होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से अगली खबर है, जहां अक्कल तारा पुलिस ने 3 सटोरियों को पकड़ा है। आईपीएल मैच में सट्टा खेलते वक्त इन सटोरियों को पकड़ा है। 6 मोबाइल, 2500 रुपए नगद इनके पास से बरामद हुए हैं। जुआ अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई। तो जुआ अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। आईपीएल में सट्टा लगाते ये जुआरी पकड़े गए हैं। जांजगीर चांपा से के अक्कल तारा पुलिस ने इन पर कार्रवाई की। आईपीएल मैच में सट्टा खिलाते पकड़े गए ये सटोरी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बलौदा से है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बलौद में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता साजिश के तहत संविधान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा के नेता बगैर मोदी जी की इजाजत इतनी बड़ी चीज कह सकते हैं पूरे देश भर में घूम के कि वो संविधान को बदलेंगे? नहीं भाइयों और बहनों, ये एक पूरी साजिश है कि सबसे पहले छोटे छोटे नेता, मंत्री, अलग अलग नेता देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये कहेंगे कि संविधान बदल डालेंगे, और मोदी जी मंच पे खड़े होकर मना कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे।
ऐसा पहले भी हुआ है कि बात कहीं और से उभरती है, मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद वही बात मोदी जी कर डालते हैं। तो आज भी यही हो रहा है कि ये कहलवा रहे हैं अपने नेताओं से जानबूझ के, ताकि ये बात फैल जाए देश में। शुरू में ये नकारेंगे इस बात को, कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नेता अपने आप कह गया। और जैसे ही इनको 400 सीट मिलेंगी या जैसे ही ये अगला चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदलने की पूरी कार्रवाई ये शुरू कर देंगे। आपने तो सुना होगा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सुना है कि नहीं? टीवी पे भी आप यही देखते हैं। आपको तो ये कहा जाता है कि ऐसे चुटकी में चाहें तो दुनिया भर में जितने भी जंग हो रहे हैं उनको मोदी जी रुकवा सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सीमांचल की लोकसभा सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। एक बार फिर से उपजे नए राजनीतिक समीकरण ने कांग्रेस को उम्मीदें कांग्रेस की जगा दी हैं। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस जीत का चौका लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन सीट का बंटवारा हुआ, जिसमें राजद के खाते में 26 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और वामपंथी दलों के खाते में 5 सीटें आई हैं। राजद ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दिया है। सीमांचल पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सीमांचल में किन किन सीटों पर चुनाव? बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 अप्रैल को मतदान। दूसरे चरण में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी फैक्टर से किसको फायदा, किसका नुकसान? लोकसभा के प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें बिहार की 4 सीट पर चुनाव संपन्न हो गया है। सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण को फतह करने की मुहिम में जुटी हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बिहार के सीमांचल में 3 जिलों में वोटिंग होगी। तमाम उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल इस इलाके में वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का ही है, जो एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल हैं, और सभी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये चारों लोकसभा सीट इस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा हुआ, जिसमें राजद के खाते में 26 सीट, कांग्रेस के खाते में 9 सीट और वामपंथी दलों के खाते में 5 सीट गई। राजद ने अपने हिस्से की सीट में से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दिया। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 9 मिली थी। ओवैसी किसे पहुंचाएंगे फायदा, किसे नुकसान? पिछले कुछ सालों में हैदराबाद की पार्टी के नाम से मशहूर असुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, जिसका नतीजा 2020 में देखने को मिला, जब ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में कोई स्थानीय मुस्लिम चेहरा था या नहीं होने का फायदा ओवैसी ने इस इलाके में रहने वाले मुसलमान के बीच उठाया, और आज ओवैसी सीमांचल में घर घर का नाम बन चुके हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों से सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए ओवैसी लगातार यहां काम कर रहे हैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इस इलाके से लड़ने का ऐलान किया है। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि सीमांचल की सभी सीटों के साथ ही बिहार के दूसरे हिस्सों में भी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ओवैसी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ किशनगंज में ही अपना उम्मीदवार उतारा है।
किशनगंज और ओवैसी कनेक्शन। तो चलिए बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज इन चारों मुस्लिम बाहुल जिलों में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला जिला है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी तकरीबन 68% है। किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत किशनगंज और पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से आते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब एनडीए ने 40 में से 39 सीट बिहार में जीती थी, तो उस समय किशनगंज एकमात्र सीट थी जहां पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल क्षेत्र में असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा और कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 5 सीटों पर जीत हासिल की। जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी, उनमें से 2 किशनगंज लोकसभा अंतर्गत बहादुरगंज, कोचाधामन और 3 पूर्णिया जिले के क्षेत्र शामिल थे। इस लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है और एक बार फिर से कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को किशनगंज लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी के हस्तक्षेप को लेकर महागठबंधन में भी साफ तौर पर हलचल तेज है। 2020 में ओवैसी ने जिस तरीके से महागठबंधन का खेल इस इलाके में बिगाड़ दिया था, उसी का डर इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को सता रहा है। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव कई मौके पर सीमांचल की जनता को ओवैसी की दखलंदाजी को लेकर सचेत कर चुके हैं और उन्हें बीजेपी का बी टीम बताया है। उन्होंने वोटरों को आगाह किया है कि ओवैसी जैसे लोग सीमांचल में केवल वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है और खासकर युवाओं का कि बिहार में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में ओवैसी में ही उन्हें अपना भविष्य नजर आता है। मुसलमान समाज में कई युवा ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। वहीं मुसलमान समाज का युवा वर्ग बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर भी काफी नाराज नजर आ रहा है। मुसलमान समाज में युवा वर्गों से बात करने के दौरान पता चला कि वो तेजस्वी यादव से कई मुद्दे को लेकर काफी नाराज है और उनका मानना है कि राजद ने केवल मुसलमान के वोट का इस्तेमाल किया है। दूसरे चरण में सीमांचल के जिन अन्य इलाकों में चुनाव होना है, उसमें पूर्णिया भी शामिल है, जो एक और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। पूर्णिया लोकसभा सीट के समीकरण। पूर्णिया लोकसभा सीट में पूर्णिया और कटिहार जिले के कुछ इलाके शामिल हैं। आबादी के हिसाब से पूर्णिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमान की, तकरीबन 40% है मुस्लिम। पूर्णिया में साक्षरता दर केवल 41%। पूर्णिया लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए का रहा दबदबा। 2009 में पप्पू सिंह यहां भाजपा से सांसद चुने गए थे। 2014 और 2019 में जनता दल यूनाइटेड से संतोष कुशवाहा चुनाव जीते। 2024 के चुनाव में भी ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है। एक बार फिर संतोष कुशवाहा यहां से एनडीए प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि इस बार एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से विधायक बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले आरजेडी का दामन थाम लिया और महागठबंधन की उम्मीदवार बन गई। बीमा भारती 5 बार की विधायक है। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाले इस मुख्य मुकाबले में अब एक त्रिकोणीय मोड़ आ गया है,
क्योंकि पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए। इस बार के चुनाव में पप्पू यादव ने जिद पकड़ ली कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था। मगर जब ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई तो पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बता दें कि पूर्णिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर खुद को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से बार बार गुहार लगाई, मगर लालू ने उनकी एक नहीं सुनी और बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया। गौर करने वाली बात ये नहीं है कि खुद पप्पू यादव भी पूर्णिया से ही 4 बार निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से वो निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में है। कटिहार सीट का पिछला रिकॉर्ड। सीमांचल क्षेत्र का एक और मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार। कटिहार जिले में तकरीबन 45% मुस्लिम आबादी, जो कि किसी भी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। कटिहार लोकसभा जिले के 6 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है, जिसमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मंजरी और बरारी शामिल है। 2009 में बीजेपी से निखिल चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2014 में एनसीपी के तारिक अनवर ने चुनाव जीता। 2019 में जनता दल यूनाइटेड से दुलालचंद गोस्वामी सांसद बने। इस बार मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के दुलालचंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सीमांचल के 4 जिले जो मुस्लिम बहुल है, उसमें तीसरे नंबर पर अररिया जिला आता है, जहां पर तकरीबन 43% मुस्लिम आबादी है। किसी भी चुनाव में मुस्लिम आबादी यहां भी निर्णायक भूमिका निभाती है। अररिया में चुनाव तीसरे चरण में होना है। अररिया लोकसभा सीट पर अगर पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीट पर कभी बीजेपी तो कभी राजद का दबदबा रहा है। जहां तक सीमांचल में ओवैसी फैक्टर का सवाल है तो किशनगंज जिले में जहां एक तरीके से साफ है कि ओवैसी वहां के वोटरों की पसंद बन चुके हैं, खासकर युवा वोटरों की, वहीं अररिया की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता साफ कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और उनका मानना है कि ओवैसी भी विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। अररिया के मुस्लिम मतदाताओं में इस बार लोकसभा आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज इंडिया गठबंधन की उल गुलान महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हताश है, वह हार चुकी है, 400 पार का नारा इसी हताशा में दे रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे अन्याय पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा सत्ता में आने पर 2 करोड़ नौकरी देने की बात कह रही है, पर देश के नौजवान जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में एक भी नौकरी नहीं दी है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का उपहास उड़ाते हुए कहा कि आज विश्व गुरु की बात करने वाले 80 करोड़ लोगों को राशन देने को मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर राशन नहीं देंगे तो पड़ोसी देश की तरह जनता सड़क पर उतर आएगी। अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि भाजपा वाले ये न भूलें कि उन्होंने शेरों को गिरफ्तार किया है, शेरों की दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं। जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से है, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। मोहराबादी मैदान से मिनी मैराथन की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार समेत तमाम अधिकारी मैराथन में शामिल हुए। रवि कुमार ने कहा कि हम सभी एक दूसरे को मतदान के प्रति जागरूक करें, पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सरकारी तथा निजी संस्थानों में संवैधानिक अवकाश भी रहेगा, इसका सार्थक उपयोग करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर असम के सिलचर से है, जहां बारिश के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश की सीमा से लगे असम के बराक घाटी के सबसे महत्वपूर्ण शहर सिलचर में बीजेपी उम्मीदवार परिमल शुक्लावैद्य के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो शाम 5 बजे शहर के मध्य में जिला खेल संघ से शुरू हुआ और राधा माधव रोड पर खत्म होने के पहले सेंट्रल रोड, प्रेमलता, अंबिका पट्टी और अस्पताल रोड से गुजरा। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। शाह ने सड़कों और घरों की छतों पर जमा लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। रोड शो के दौरान धमेल, बिहू और मणिपुरी नर्तकों की सांस्कृतिक मंडलियों ने रास्ते में प्रदर्शन किया। वहीं लोग मोदी शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम जैसे नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले साल परसीमन के बाद सिलचर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। शुक्लावैद्य असम के उत्पाद शुल्क, परिवहन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार और टीएमसी के राधे श्याम बिस्वास से है। वहीं सिलचर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर एक तरफ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जबकि दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है। जीत को लेकर दोनों पक्षों ने कमर कस ली है। शरद पवार ने इसे पवार वर्सेस सुले के बीच जंग बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर पवार बनाम पवार की लड़ाई में एक और पवार शामिल हो गए हैं। ये हैं 36 साल के ऑटो ड्राइवर शरद पवार। ये इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता है वो अभी तक जो कामगार वर्ग है, जो जिसको गिग वर्कर्स बोलते हैं आप, तो उन्होंने उनकी जो मांगे है उनकी मांगे अभी विधानसभा और लोकसभा में कोई भी नहीं मांगे, उनकी मांगे नहीं बोलता। तो इसलिए मेरी उनसे सबसे गुजारिश है कि अगर मैं इधर इलेक्शन में बारामती लोकसभा में हूँ तो जो कामगार वर्ग है वो मेरे को वोट देके मेरे को उधर भेजो। मैं आपकी मांगे जो मांगे है वो उधर वो बता दूंगा। इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट पुणे का कैब एसोसिएशन है। फ्रंट ने जिले की सभी 4 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। 4 हमने उम्मीदवार पुणे डिस्ट्रिक्ट से दिए हैं। उसमें का एक कैब ड्राइवर, एक रिक्शा ड्राइवर, एक फूड डिलीवरी बॉय और एक आदमी जो है वो टेम्पो चलाता। तो ये 4 उम्मीदवार हमने दिए। इसका रीज़न यही है कि ये जो गिग वर्कर्स है इनके लिए महाराष्ट्र स्टेट में अभी कोई भी एक्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिग वर्कर एक्ट पास किया है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिग वर्कर्स रहते हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र स्टेट ने वो एक्ट इनेक्ट नहीं किया है। इसलिए इनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे काफ़ी सालों से। शरद पवार साहेब कुठे चाललाय? बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा फॉर्म भरायला सांगितलं। एनसीपी शरद पवार गुट के संरक्षक के हमनाम ऑटो ड्राइवर उन्हें अपना आदर्श और प्रेरणा मानते हैं। शरद पवार के दूसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद 1988 में उनके नाम पर दादा ने ऑटो ड्राइवर का नाम रखा था। देश की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक बारामती सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है। बाइक सवार लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपने घर के बाहर बैठी महिला से लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बाइक सवार गले की चैन लूटकर फरार हुआ है। लुटेरे चैन लूटते सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। आपको बता दें, पता पूछने के बहाने लुटेरे पहुंचे महिला के पास। शोर मचाने पर लुटेरे चैन लेकर फरार हुए हैं। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। नगर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी का है पूरा मामला। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये चैन स्नेचर बाइक से उतरे हैं और रास्ता पूछने के बहाने महिला से चैन स्नैचिंग की है। पता पूछने के बहाने लुटेरे पहुंचे महिला के पास। शोर मचाने पर लुटेरे चैन लेकर फरार हुए हैं। कुछ दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है।
तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये बाइक सवार चैन स्नेचर उतरता है और महिला से पता पूछने के लिए उसके पास खड़ा होता है और उस चैन खींचकर मौके से फरार हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद के नेता के बेटे का अपहरण हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण से हड़कंप मच गया है। प्रखंड अध्यक्ष संजय तिवारी के बेटे का अपहरण हुआ है। बेटे के अपहरण से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 6 नामजद लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक के पास का ये पूरा मामला है। तो बेटे के अपहरण से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 6 नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली के फेमस होटल में बवाल की खबर सामने आई है। युवक को ऊपर से फेंका है। प्री वेडिंग में शराब के नशे में भिड़े 2 दोस्त पिता पुत्रों ने सार्थक को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दबंग पिता पुत्र मौके से फरार हुए हैं। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बदायूं में भ्रष्टाचार की पोल खुली है। आपको बता दें, आरआरसी सेंटर के निर्माण में पोल खुली है। डीपीआरओ के हाथ लगाते धड़ाम से गिरी दीवार। तो डीपीआरओ ने प्रधान को लगाई जमकर फटकार। मानकों को ताक पर रखकर किया गया निर्माण। दहगमा ब्लॉक के पास गांव हमूपुर चमरपुरा का यह पूरा मामला है। मानकों को ताक पर रखकर जहां निर्माण किया गया। अगली अहम खबर बुलंदशहर से, जहां हाई टेंशन तार टूटकर गेहूं की फसल में गिरा। जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग की घटना सामने आई है। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। अगौता थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में पकी खड़ी फसल में आग की घटना सामने आई है। इस दौरान 7 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई, जिसमें लगभग 7 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाबी हासिल की है। अगली खबर बरेली से, जहां बरेली की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। आपको बता दें, आंवला सीट से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। बसपा के फर्जी लेटर पर पर्चा दाखिल करने वाले सत्यवीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। आंवला से बसपा अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर धोखाधड़ी, जालसाजी का आरोप, सत्यवीर का फर्जी पर्चा दाखिल करने का आरोप लगा है। फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का भी गंभीर आरोप लगा है। शहर कोतवाली में दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर। तो फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का ये मामला सामने आया। बरेली की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। सानू कुमार इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला?
देखिए मानस, ये नीरज मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के आंवला सीट से प्रत्याशी हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल बरेली में बहुजन समाज पार्टी के दूसरे प्रत्याशी जो कि आबिद अली हैं, वो उनके विपक्ष में खड़े होकर के एक सत्यवीर नाम के युवक जो कि जलालाबाद का रहने वाला है, उसने पर्चा दाखिल किया था और बहुजन समाज पार्टी का सिंबल ला करके जिला प्रशासन के पास जो है अपना पर्चा दाखिल किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही आबिद अली को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बसपा सुप्रीमो मायावती तक जाता है और मायावती भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेती हैं और बरेली के रिटर्निंग ऑफिसर को सख्त आदेश दिए गए और उनको बताया गया कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी जो है आबिद अली हैं। लेकिन आबिद अली यहीं तक खामोश नहीं बैठे, उन्होंने शहर कोतवाली में जिला अध्यक्ष समेत जो कि राजीव सिंह है उनके साथ जो है शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, उन्होंने जालसाजी करके और उन्होंने धोखाधड़ी करके एक सत्यवीर नाम के व्यक्ति जो कि उनका करीबी है और उसके साथ के लोग भी उनके करीबी हैं, उसके साथ मिलकर के जो है ये पर्चा दाखिल कराया गया और धोखाधड़ी की गई और जिला प्रशासन को के साथ धोखाधड़ी की गई है। उसी पूरे मामले में कहीं ना कहीं आज जो है बरेली की पुलिस ने जो है कोतवाली में नीरज मौर्य और साथ ही साथ जो फर्जी प्रत्याशी था सत्यवीर सिंह, उनके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और धोखाधड़ी जैसी जो धाराएं होती हैं इनमें कहीं ना कहीं आगे की जो कानूनी कार्रवाई होती है वो लंबी कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं इसमें जेल तक जाने की संभावना जताई जाती है। अब नीरज मौर्य का साफ तौर पर से कहना है कि विवेचना होगी, उसके आधार पर सारी चीजें पुष्टि हो जाएगी। मानव, हाँ, निश्चित रूप से सानू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार ने अहम अपडेट दिया है। तो आपको बता दें कि फर्जी लेटर पर और अहम दस्तावेज बनाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर जालौन से, जहां रामपुरा में तैनात एक सिपाही की पत्नी की प्रसव की पीड़ा से उसकी और वह उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। शुक्रवार को पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, इसका पता चलते ही कांस्टेबल ने थाना अध्यक्ष को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, मगर उन्होंने छुट्टी नहीं दी। इस पर उसने घरवालों को फोन कर पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इसके बाद घरवाले महिला को अस्पताल ले गए। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की हालत खराब थी। डॉक्टरों ने दोनों को आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते वक्त मां और नवजात बेटी दोनों की मौत हो गई। थाना रामपुरा का यह प्रकरण है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया कि थाना रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है, वह थानाध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की ईएल स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी अवकाश की, उसको अवकाश दिया गया था। पूर्व में उसे 25 दिवस का अवकाश दिया जा चुका है और पुनः इसे 30 दिवस की ईएल स्वीकृत की गई है। थानाध्यक्ष रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। जांच में वे दोषी पाए गए हैं। का खबर जालौन से है, जहां तारों में पक्षी के बैठने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी चिंगारी से खेतों में आग लग गई, जिससे किसानों की कई बीघे खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मैनपुरी का है, जहां खेतों के ऊपर से विद्युत विभाग के निकले तारों में पक्षी के बैठने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी चिंगारी से खेतों में आग लग गई, जिससे किसानों की कई बीघा खड़ी फसल में आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। ये आग लगी जो कि यहाँ बिजली के तार हैं, वो झूले की तरह झूलते हैं और किसान की फसल पड़ी थी, उसमें चिंगारी हुई, चिंगारी से आग लगी। आग से सैकड़ों बीघा यहाँ पर जमीन जल गई, जो कि किसानों का नुकसान हुआ और बहुत ही भारी नुकसान हुआ। आप फायर ब्रिगेड को फोन किया था आपने? मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और इसके बाद उसमें काफी लेटी हुई और फिर इसके बाद वो आई तो उसने काफी कार्य किया और खेत भी बुझाए। तो काफी खेत बुझने के बाद किसान अभी भी रुष्ट है और किसान को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलनी चाहिए। अगली खबर आगरा से है, जहां कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य
ने धनौली के इन्फेंट्री स्कूल में अनुसूचित जाति महासम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में दलित वर्ग से महिलाओं की खासी भागीदारी रही। डबल इंजन सरकार में मिल रहे मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, स्वयं सहायता समूह को मिल रहे रोजगार का असर महासम्मेलन में साफ दिखाई दे रहा था। लाभार्थियों ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दलितों को उनका हक और उचित सम्मान सिर्फ भाजपा सरकार ने ही दिया है। अगली खबर कानपुर से, जहां 22 अप्रैल को बीएनडी कॉलेज मॉल रोड में कानपुर प्रेस क्लब और पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसमें छात्र, शिक्षक व अन्य विशिष्ट नागरिक भी मौजूद रहेंगे। वोटरों को वोट की महत्ता बताने के साथ उन्हें प्रेरित भी किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर श्री अखिल कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि वे 11 बजे तक जरूर पहुंचे, ये अपील की गई और व्यवस्था में भागीदारी निभाएं, ये अपील लोगों से की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां नवीन मंडी स्थित सब्जी व्यापारियों की 2 दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आग लगने से दुकानों के अंदर रखी तिजोरियों में रखे कागजात व नकदी जलकर राख हो गई। दुकानों के साथ मंडी में खड़े ट्रक व बाइकों में भी आग लगी। घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी सदर विक्रम राघव व तहसीलदार सदर मौके पर पहुंचे। मंडी परिसर इटावा में यहाँ पे सब्जी मंडी है, लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लग गई है और यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था दुकानों में, वो लहसुन, आलू, इस तरीके से सामान रखा हुआ था, वो कुछ बचा है और कुछ जल गया है। अभी उसका जायजा लिया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है। आपकी दुकानदारों से अभी तक बात हुई, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, उसको हम जॉट डाउन कर रहे हैं, एक बार लिखवा रहे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है। अभी तक जो अंदाज़ा लगा है मतलब आलू है, लहसुन है, काफ़ी तरीके का सामान है जो इनमें रखा हुआ था और जो जल गया है। अभी मंडी में आग लगने की सूचना मिलने पर हम यहाँ पर आए हैं और लगभग 2 दर्जन दुकानों में आग लगी है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तिजोरी में लगभग 2.5 लाख रुपए जल गए, छोटे मोटे वाहन भी लोगों के जल गए और सामान जो रखा था सब्जी व्यापारियों का जो भी था उनका, वो भी सब जल गया। तो निश्चित ही ये दुर्घटना है और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी होगा इसकी अग्निकांड की जांच करा के। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उन्नाव से, जहां जनपद की सबसे बड़ी तहसील हसनगंज से, जहां लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर सैकड़ों गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि सैकड़ों वाहन प्रतिदिन इस रोड पर चलते हैं और आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर घायल होते हैं। विभाग की अनदेखी के चलते दिन प्रतिदिन गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष विभागों को बजट भी देता है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहा है। मेरा गांव इसी रोड पे मूसेपुर गांव पड़ता है। मैं वहां से प्रतिदिन हसनगंज कचहरी वकालत करने आता हूं। लखनऊ बांगरमऊ मुख्य मार्ग पर मियाँगंज और हसनगंज के बीच में लगभग 1 सैकड़ा गड्ढे हैं और उसमें उन गड्ढों की वजह से लगभग रोज 2-4-10 लोग प्रतिदिन गिरकर चोटिल होते हैं। मेरे ही गांव के निर्दोष यादव पुत्र पुरुषोत्तम व विनोद यादव पुत्र श्रीपाल, जो कि महुआ चौराहे और शहरपुर के बीच में एक गड्ढे में गिरे थे। एक लोग का हाथ टूट गया, एक लोग की 2 उंगलियां टूट गई, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए। मेरा नाम बलराम है, मैं हसनगंज तहसील में वकालत करता हूं। हसनगंज और मोहान मार्ग पे जो गड्ढे हुए हैं, इस पर आज तक शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं करी है। ये गड्ढे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस पर से आने जाने वाले लोगों को बहुत कष्ट होते हैं। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने वोटर अवेयरनेस मुहिम के तहत महिलाओं की 2 व्हीलर रैली निकालवाई है। रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने यूपी कॉलेज के गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने वोटर अवेयरनेस मुहिम के तहत महिलाओं की 2 व्हीलर रैली निकलवाई। रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने यूपी कॉलेज के गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर आके अपने मतदान का अधिकार प्रयोग करने के लिए उनके बीच में जागरूकता लाना, उनको प्रेरित करने के लिए ये रैली का आयोजन की जा रही है।
लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज महिला जागरूकता स्कूटी रैली यहाँ पर काशी की 8 विधानसभाओं में निकाली जा रही है। रैली के रास्ते में कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। सभी वोटरों से तख्तियों पर स्लोगन के जरिए वोट डालने की अपील की गई। वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। पहले चरण को लेकर कयासों का दौर जारी है। फिलहाल जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के, दोनों संगठनों के नेता दावे कर रहे हैं। इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 62% से ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 के मुकाबले पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत में मामूली गिरावट आई है। इसकी वजह देश भर में भीषण गर्मी बताई जा रही है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के नेता पहले चरण में बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नांदेड़ में कहा कि जमीनी स्तर से मिली रिपोर्ट और चुनाव जानकारों के आकलन से पता चलता है कि एनडीए की जीत होगी। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। पीएम मोदी के दावों के जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि पीएम पहले चरण में ज्यादातर सीट जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं। How does he know? The results are not out yet. I don't know how they can be so confident when the result hasn't come. We are all working very hard, I'm sure, and wherever I go, I see that people want change. I'm sure that change will come. जिन राज्यों में कम मतदान हुआ, उनमें बिहार भी शामिल है। यहाँ पहले चरण में जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई, वहाँ 50% से भी कम वोट पड़े। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग में सभी सीट जीतने का दावा किया। इनका जो फिल्म था 400 पार का, ये फर्स्ट फेज में ही पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो चुका है। तो इस बार जो इनका जुमलों का जो पहाड़ था, जनता ने दहा दिया है। 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं और आने वाला भी जो फेज है उसमें भी अच्छी पोजीशन है। एक ऑनेस्ट फीडबैक के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहाँ से जीत हो रही है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ना सिर्फ 4 की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि जीत का मार्जिन भी जो है वो भी बेहतर होने जा रहा है। चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट पड़ेंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।